आज का ये वीडियो हम लोगों का टेस्ट डिस्कशन का वीडियो है। टेस्ट मैंने लिया था और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो डिस्कशन के पहले टेस्ट दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा वो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और टेस्ट देने के लिए अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चाहो तो इस टेस्ट को दे सकते हो। टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। तो लिंक को क्लिक करके आप टेस्ट दे लें अगर नहीं दिए हैं तो, और दिया है तब तो बहुत बढ़िया। एक एक करके हम लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे जल्दी से हम लोग अटेम्प्ट लिया जाए भाई। ये क्वेश्चन है, चलो जल्दी से इसको ट्राई करो, जल्दी इसको ट्राई कर लो। चलो हम लोग डिस्कस करें अब इसको। ट्राई कर लिया होगा पॉज लगा करके, बहुत बढ़िया। चलो देखो भाई, ए ब्लॉक ऑफ मास 50 kg स्लाइड्स ओवर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है भाई, 50 kg का ब्लॉक है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर चला है भाई। तो ये ब्लॉक है अगर, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चला हुआ है 1 मीटर, इट मीन्स ये समझो इनिशियल है और ये वाला फाइनल है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई, तो ये हुआ है 1 मीटर एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेस इज 0.2, और यहाँ पे ये जो सरफेस है अपना, ये सरफेस है इसका और ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। ठीक है भाई, 0.2। देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन चाहिए हमें। वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स जो होता है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एज दैट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का हमें वर्क डन निकालने पड़ेंगे, इसके वर्क डन निकालने पड़ेंगे, ये कैलकुलेट, क्योंकि अगेंस्ट एनी फोर्स वर्क जो निकालने होते हैं अगेंस्ट एनी फोर्स, तो उस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन निकाल लेते हैं। ये काम करने होंगे। तो ठीक है भाई, इसको काम को कर दिया जाए। तो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को करना क्या होगा भाई, तो माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन। तो माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और इसका वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। फ्रिक्शन का वैल्यू तो कम से कम कांस्टेंट ही रहेगा भाई, बिल्कुल रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ मोशन हुआ है भाई, दिस मोशन, ये मोशन हुआ है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा था वो काइनेटिक फ्रिक्शन था, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। कितना भाई, तो म्यू के इंटू एन होता है, और म्यू जब एक ही दिया है तो म्यू एस और म्यू के दोनों सेम ही हैं, तो म्यू इंटू एन डैश नॉर्मल का वैल्यू हो, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 0.2। ठीक है भाई, इंटू नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा भाई, तो नॉर्मल का वैल्यू, अच्छा फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है और मास भी दिया है 50 kg, तो मास अगर 50 kg है तो इस पे नॉर्मल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल फोर्स के नाम पे दो ही फोर्स हैं, एक एंडैस है नॉर्मल फोर्स और दूसरा है वेट फोर्स। वेट फोर्स कितना वैल्यू का है, तो 50 kg का है, इट मीन्स 500 न्यूटन। जी का वैल्यू अगर 10 लें, जी का वैल्यू 10 लेना ही चाहिए हमें, तो उस कंडीशन में 500 न्यूटन है, सो नॉर्मल का वैल्यू भी 500 न्यूटन है। ठीक है भाई, तो ये 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा बताओ, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा वैल्यू 100, यही हो जाएगा। तो 100 न्यूटन का हमारा ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो माइनस और वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट का डायरेक्ट हम लोग बात भी कर सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगा होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड है तो फ्रिक्शन इधर लगा है, लेकिन तुम्हें किसका वर्क डन निकालना है भाई, तुम्हें तो इसका वर्क डन निकालना है, इधर वाले फोर्स का, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन, उसका वर्क डन। मीन्स जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए तुम्हारा वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फ्रिक्शन है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो ये वैल्यू है एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं हम लोग, वो इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फ्रिक्शन लेने हैं। तो ये वाला इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग सीधा लिखें, तो ये वैल्यू कितना है भाई, तो ये 100 न्यूटन आया है, तो ये 100 न्यूटन है राइट वर्ड।
ठीक है, 100 न्यूटन है ये राइटवर्ड, फ्रिक्शन है लेफ्टवर्ड, लेकिन जब माइनस फ्रिक्शन कर दिया तो ये कितना हो गया भाई, तो 100 न्यूटन राइटवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी है 1 मीटर और राइटवर्ड ही है, इसलिए यहाँ पे cos 0 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वो ये है भाई, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग cos 0 डिग्री लिखेंगे, और इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई, तो 100 जूल का वर्क डन मिल जाएगा। इट मीन्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नथिंग बट 100 जूल। तो यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 लेंगे तो हमारा 98 जूल मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक भाई? बिल्कुल ठीक बात है भैया। अब ठीक है, प्लास्टिक बॉक्स सोच लिया, समझ लिया है। प्लास्टिक बॉक्स ऑफ अ मास 5 kg इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप द रेट ऑफ g/6। अच्छा एक्सेलरेट हो रहा है g/6 से व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड वाटर, वाटर में रखे हैं तो ये है। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट में एक्सेलरेट डाउन एट अ रेट ऑफ g/6। क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से डायग्राम एंड डेटा हम लोग लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक प्लास्टिक बॉक्स है भाई, ठीक है भाई, मान लो ये प्लास्टिक बॉक्स है, ऐसे समझ लें बॉक्स। तो ये प्लास्टिक बॉक्स है, इसको हम लोगों ने कहाँ रखा भाई, तो इनसाइड वाटर समझो रख दिया है। यही क्वेश्चन दे रहा है भाई कि ये जब ये डीप इनसाइड वाटर है, जब डीप इनसाइड वाटर है तो ये प्लास्टिक का जो बॉक्स है इसका एक्सेलरेशन है अपवर्ड g/6 का। अब इस कंडीशन में ये अपवर्ड जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो हमारा g/6 का एक्सेलरेशन है। ये हमारा प्लास्टिक बॉक्स है, ठीक है भाई, जा रहा है तो इसका अपना वेट हुआ होगा, जो भी प्लास्टिक का जो बॉक्स है तो इसका अपना वेट हुआ होगा, मान लो m मास है तो mg, और इधर लग रहा होगा हमारा क्या भाई, तो ये बाउंड फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, ये बाउंड फोर्स, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के इक्वल बाउंड फोर्स लग रहा होगा। इसलिए हम लोग इसके लिए जो फर्स्ट जो सेंटेंस है, प्लास्टिक बॉक्स मास है 5 kg, तो इस हिसाब से ये 5 kg का कितना हो गया भाई, तो 50 न्यूटन हो गया, ठीक है भाई। और ये g/6 का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स किधर लिखेंगे भाई, तो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है उधर ही लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो नेट फोर्स अपवर्ड में है बाउंड फोर्स, बाउंड फोर्स जो कि अपथ्रस्ट होगा लिक्विड को डिस्प्लेस करने से, अपथ्रस्ट माइनस ये 50 न्यूटन वेट इज इक्वल टू मास 5 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है भाई, g/6 है, एक्सेलरेशन कितना, g/6। तो बहुत बढ़िया, यहाँ से हम लोग चाहें तो बाउंड फोर्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। कितना भाई, तो 50 और प्लस 5g/6, ये वैल्यू हमें मिल गया बाउंड फोर्स का। एक इक्वेशन तो कम से कम फर्स्ट सेंटेंस के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने लिख लिया। अब जरा हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में, ठीक है, ये तो डीप इनसाइड वाटर था तब का ये बात है। अब दूसरा सेंटेंस, हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन एट अ रेट ऑफ g/6। अब इसमें कितना सैंड हम लोग रख दें, कितना kg सैंड रख दें। अगर इसमें मान लो हम लोग कुछ सैंड रख देते हैं, ठीक है भाई, कुछ सैंड इसमें रख दिया, वही प्लास्टिक बॉक्स है, तो इस पर अपथ्रस्ट तो अब भी लगेगा भाई, अपथ्रस्ट तो अब भी वही लगेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इसके अंदर रखा है हम लोगों ने, वॉल्यूम वही है। मीन्स लिक्विड जो डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड डिस्प्लेस करने से जो अपथ्रस्ट जनरेट हुआ है वो अपथ्रस्ट अब भी उतना ही वैल्यू का है, ठीक है भाई, ये वैल्यू हमें निकल चुका है। और इसका वेट जो अब होगा वो कितना होगा, तो इसका वेट अब इफेक्टिवली जो हो जाएगा mg, वो कितना हो जाएगा, तो ये mg जो है, mg तो पहले बॉक्स का और प्लस जो एक्स्ट्रा मास रखा है मान लो m डैश, तो उसका भी g लगेगा। पहले mg जो 50 न्यूटन था वो तो है ही, प्लस m डैश g, ये हमारा न्यू वेट फोर्स होगा। 50 न्यूटन पहले था, अब लेकिन 50 प्लस m डैश g, वेयर m डैश इज सैंड पुट इनसाइड द बॉक्स, सैंड पुट इनसाइड द बॉक्स। अब ये क्या कर रहा है भाई, तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड समझना है, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड समझना है। कितना एक्सेलरेशन, तो वही एक्सेलरेशन कितना, g/6, तो g/6 का अब एक्सेलरेशन चाहिए, g/6 का एक्सेलरेशन है। इसलिए अब इसके लिए क्या करेंगे, तो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा हम लोग लिखेंगे, ठीक है भाई। तो क्या लिखोगे भाई, नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखना चाहते हैं, बताओ क्या लिखें। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है 50 प्लस m डैश g, यहाँ लिख देता हूँ 50 प्लस m डैश g, 50 प्लस m डैश g,
ये हो गया डाउनवर्ड, माइनस बाउंड फोर्स करने पड़ेंगे, माइनस बाउंड फोर्स करने पड़ेंगे। ये टोटल है भाई फोर्स इज इक्वल टू मास कितना भाई, तो मास है m डैश प्लस m, m डैश प्लस m मीन्स m डैश प्लस 5 kg, तो ये है m डैश प्लस 5 kg मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है भाई, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि g/6 का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो ये वाला इक्वेशन हमें एक मिला। अब देखो कि वहाँ से हम लोग ये बाउंड फोर्स का वैल्यू रख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, देखो भाई अब यहाँ से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ें तो 50 प्लस m डैश जी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 50 प्लस m डैश जी, 50 प्लस m डैश जी माइनस बाउंड फोर्स, तो माइनस बाउंड फोर्स है तो माइनस 50 माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस 50 माइनस 5g/6 माइनस 5g/6 ये हो गया। ठीक है, कहाँ तक हुआ भाई, 50 प्लस m डैश जी लिखा, माइनस बाउंड फोर्स लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। इज इक्वल टू m डैश प्लस m इज इक्वल टू m डैश प्लस 5, m डैश प्लस 5 इंटू g/6 ये है। और यहाँ से अब m डैश का वैल्यू चाहिए, यहाँ से तुम्हें अब m डैश का वैल्यू चाहिए, तो m डैश का वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं भाई। यहाँ से अब m डैश का वैल्यू निकालने हैं तो पहले तो ये 50-50 उड़ा देंगे और ये बच जाएगा क्या भाई, तो m डैश जी माइनस 5g/m, तो ऐसा लिख सकते हैं m डैश जी माइनस 5g/6 इज इक्वल टू m डैश g/6 और प्लस 5g/6 ऐसा लिख सकते हैं। और m डैश एक साथ कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा m डैश और g माइनस g/6 इज 5g/6, तो m डैश g माइनस mg/6 तो ये हो गया 5g/6। ठीक है, तो ये मिल गया, दिस विल बी इक्वल टू 5g/6 प्लस 5g/6 कितना 10g/6। तो यहाँ से देखो क्या कैंसिल होगा भाई, तो 5g/6 कैंसिल हो जाएगा, तो m डैश का वैल्यू आ जाएगा सीधा 2। m डैश का वैल्यू क्या आ गया, तो 2 kg, m डैश का वैल्यू आ गया हमारा 2 kg। इट मीन्स 2 kg का सैंड अगर हम लोग रख दें, इसमें 2 kg सैंड रख दें तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा भाई, तो डाउनवर्ड हो जाएगा g/6 का। हमने क्या किया कि न्यू कंडीशन में सेम बाउंड फोर्स तो उतना ही लगने हैं, उतना ही लग गया। और यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन लिखा कि नेट फोर्स डाउनवर्ड में कितना हुआ भाई, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड में तो ये वाला था डाउनवर्ड फोर्स माइनस बाउंड फोर्स, दिस विल बी नेट फोर्स, ये नेट फोर्स मिला हमें डाउनवर्ड में इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मिला, बिल्कुल ठीक है भाई। तो मास इंटू एक्सेलरेशन मिला, इसी को आगे हम लोगों ने ऐड कर दिया, एफ बी का वैल्यू रख दिया। एफ बी का वैल्यू रखने से हमें एम डैश का वैल्यू 2 kg आ गया, एम डैश का वैल्यू 2 kg आ गया और ऑप्शन भी हम लोग टिक लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो इसको हटाता हूँ मैं भाई, बहुत बढ़िया। अब जरा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई किया जाए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कर लो, रेडी 1 2 3 4 और खोपड़ी पे धीरे धीरे लगाओ जोर, लग गया होगा जोर, सॉल्व कर लिए सॉल्व, बहुत बढ़िया भाई, सॉल्व तो करना ही चाहिए। चलो देखते हैं हम लोग। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड f हैव रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड f, द एंगल बिटवीन द टू फोर्स। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड कहता है कि जब दो फोर्स का रिजल्टेंट भी उतना ही मैग्नीट्यूड का है तो ज़रूर 120 डिग्री हुआ है। क्यों भाई, तो ये सिंपल सी बात है, अगर ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी अगर 120 पे होगा तभी हमारा रिजल्टेंट वही का वही हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में देखो ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री हो पाएगा, तभी तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ऐसे, और ये बना तुम्हारा रिजल्टेंट। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। ये हमारा एक फोर्स है F मीन्स F1 समझ लो, ये वाला फोर्स है F2, तो ये F2 समझ लो भाई, एक F1 है एक F2 है और ये दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया भाई। ठीक है, F1 प्लस F2 दोनों का वैल्यू सेम है और ये मिल गया तुम्हें रिजल्टेंट। तो ये 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, देखो टेल मैचिंग है। फिर भी ये तो मेथड 1 हुआ ऑब्जर्वेशन मेथड, अगर तुम ऑब्जर्व कर पाए तो ठीक है भाई, फटाफट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, सीधा टिक लगाना था। या तो फिर मेथड 2 कर सकते हो। मेथड 2 क्या भाई, एनालिटिकली चलते हैं। अच्छा भाई दो फोर्स तो है ना, चलो एक F है दूसरा भी F है और दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा, वो हमें नहीं पता, वो तो निकालना है, कोई बात नहीं है। तो इनका रिजल्टेंट भी उतना ही वैल्यू का है, तो ठीक है भाई। तो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है भाई, तो दोनों का हम लोग काम करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 इंटू
cos थीटा, एंगल बिटवीन द टू फोर्स। अब क्योंकि दोनों सेम वैल्यू का है तो F1 भी F लिखेंगे, F2 भी F लिखेंगे, ठीक है भाई। और ये रिजल्टेंट भी F है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है भाई द टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F हैव द रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड F, रिजल्टेंट भी F ही वैल्यू का है। तो ये वाला अब कितना हो जाएगा बोलो जरा, तो ये क्या मिल जाएगा, ट्वाइस एफ स्क्वायर, और ये भी ट्वाइस एफ स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो रूट गायब हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा मिल जाएगा भाई। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ से एफ स्क्वायर कैंसिल भी होगा, कर सकते हैं कैंसिल, बिल्कुल कर सकते हैं कैंसिल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ भाई। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इधर हो गया एफ स्क्वायर कैंसिल और ये हाफ हो जाएगा। इट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस ऑफ हाफ। अब जब कॉस थीटा का वैल्यू माइनस हाफ आ जाए तो थीटा क्या बोलेंगे हम लोग, 120 डिग्री, क्योंकि कॉस में 120 डिग्री का वैल्यू पे ही तो हाफ होता है। देखो पाई पे -1 हो जाता है, 0 पे 1 रहता है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, और ये माइनस हाफ कब होगा, तो भाई 60 डिग्री पे हाफ होता है। 60 डिग्री पे क्या होता है, तो हाफ होता है। 60 डिग्री मीन्स 90 डिग्री से 30 डिग्री पहले ये हाफ होता है, तो वैसे ही 30 डिग्री बाद जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ। तो यहाँ पे माइनस हाफ होता है भाई। अगर किसी को याद है पहले से तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, ये तो है ही ऑप्शन। तो ये वाला है तुम्हारा -1 वाला वैल्यू, ये वाला क्या है, -1 वाला वैल्यू है, और ये माइनस हाफ है। सो ये है 120 डिग्री, 90 से जितना पहले उतना ही 90 के बाद 120 डिग्री बताएंगे, 120 डिग्री इसका ऑप्शन होगा। तो वैसे सॉल्व करके एनालिटिकली भी ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं भाई। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। चलो इसको ट्राई मारो, चलो जल्दी से हम लोग इसको कर लिया जाए, फटाफट करो। 2 स्प्रिंग्स, पॉज लगा करके कर लिया होगा, ट्राई कर लिए भाई, कर लिए होगे, हाँ भाई बिल्कुल कर लिए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 न्यूटन मीटर एंड 3000 न्यूटन पर मीटर आर स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अच्छा भाई, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है स्प्रिंग में वो कितना होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के इंटू एक्सटेंशन स्क्वायर। ठीक है भाई, तो रेशियो निकालना है तो U1/U2 समझे कि निकालना है, U1/U2 रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। जबकि दोनों को सेम फोर्स से हम लोगों ने स्ट्रेचिंग किया, तो सेम फोर्स से तो भाई स्ट्रेच किया है, तो इसको हम लोग फोर्स के टर्म में अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो तुम्हें पता है हाफ, इसको लिख सकते हैं kx इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि kx से हमें फोर्स पता लग जाएगा। इट मीन्स हाफ इंटू फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन, ये है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो हाफ kx स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से है ये हाफ, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है टू स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ आज स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, तो फोर्स के टर्म में तो आ गया, लेकिन अब हमें एक्स भी नहीं चाहिए, हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में चाहिए। तो फोर्स जो होता है वो kx होता है, तो एक x को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। सेम फोर्स था हमारा, लेकिन अब x को रिप्लेस करने की ज़रूरी है, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो x को लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाई k लिख सकते हैं। हमें चाहिए फोर्स, क्योंकि इक्वल फोर्स अप्लाई किया है उसका यूज़ हो जाए, और फोर्स कांस्टेंट जो है हमारा k उसका यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे x को रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि x का कोई हिंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए फाइनली ये हमें जो यूज़फुल इक्वेशन बनेगा वो हाफ इंटू एफ इंटू एक्स को लिखेंगे f बाई के, इसको लिख दिया f बाई के। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आया भाई, तो एफ स्क्वायर अपॉन 2k आया। एफ स्क्वायर अपॉन 2k आने का मतलब समझ गए। अब सेम फोर्स है और यहाँ एनर्जी है ये, तो दिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k फॉर कांस्टेंट फोर्स। यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है भाई कि फॉर कांस्टेंट फोर्स, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है देन एनर्जी स्टोर्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k आ रहा है, बिल्कुल एफ स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे भाई, तो U1/U2 इज इक्वल टू K2/K1 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो यहाँ से सिंपली वैल्यू आ गया U1/U2 इज इक्वल टू K2 कितना था भाई, 3000 था, और K1 कितना था, 1500 था, इसलिए वैल्यू क्या आ गया,
2 आ गया, इट मीन्स 2:1 है, 2:1 है, तो 2:1 वाले पे टिक लगा देंगे। क्लियर है बात। जो दिया हुआ है कि फोर्स हमारा सेम अप्लाई किया गया है स्ट्रेचिंग करने के लिए, तो फोर्स के टर्म में दिया हुआ है फोर्स, इसलिए फोर्स के टर्म में लिखना चाहेंगे, और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाहेंगे। तो इसमें देखा हमने कि x को तो f लिख दिया, बाकी x को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तुम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये एनर्जी जो स्टोर्ड है हाफ के एक्स ही हमें नहीं चाहिए, बाकी के तो है ही, तो x नहीं चाहिए, तो f इज इक्वल टू के एक्स लिख करके और x को हम लोग f/k लिख सकते हैं। x आया हमारा f/k, तो यहीं से हम लोग निकाल लेते, तो हाफ के और एक्स स्क्वायर मतलब f/k का होल स्क्वायर, ऐसा करते हैं हम लोग, तो इससे भी हमें मिल जाता, इससे भी हमें क्या हो जाता, मिल जाता। क्या मिलता भाई, तो हाफ और ये एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, एक के कैंसिल हो जाता और ये मिल जाता हमें। इस तरह से एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिल जाता। ठीक है यहाँ तक। तो बस इससे हम लोग रेशियो लेते, तो f²/2 वैसे भी कैंसिल हो जाता और बचता k2/k1, तो k2/k1 मिलता हमें, ये वाला 2 वाला मिल जाता रेशियो। क्लियर है यहाँ तक। चलो इसको हम लोग डिलीट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलो इसको जल्दी से ट्राई मार लिया जाए। रेडी 1 2 3, ट्राई करके हो गए फ्री। चलो कर लिया। अब जरा हम लोग देखा जाए, द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L1 एंड L2 व्हेन स्ट्रेच्ड विद फोर्स 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, इट्स नेचुरल लेंथ इज, नेचुरल लेंथ कितना होगा। तो लेंथ L1 है पहले, जब हमने 4 न्यूटन लगाया, फोर्स अगर 4 न्यूटन है तो हमारा लेंथ L1 है। फोर्स अगर 5 न्यूटन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L2 है। तो इसका नेचुरल लेंथ क्या होगा, इसका नेचुरल लेंथ हमारा क्या होगा वो चाहिए। ठीक है भाई। तो फोर्स क्या होता है, तो इससे हम लोग काम कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू kx होता है, k इंटू चेंज इन लेंथ, ऐसा होता है। तो फोर्स हम लोगों ने 4 न्यूटन लगाया, तो ठीक है भाई, 4 न्यूटन इज इक्वल टू k, तो हमारा वही रहना है, और x चेंज इन लेंथ कितना भाई, तो टोटल लेंथ जो है हमारा ये L1 है, ये वाला लेंथ L2 है, तो ये L1 है, हमारा लेंथ L1 है, लेकिन इसमें नेचुरल लेंथ जो था वो L0 था, तो L0 माइनस L करेंगे, L1 माइनस L0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सटेंशन, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ये एक्सटेंशन कितना है भाई, तो ये पूरा लेंथ L1 है और ये वाला L0 है, तो हमें एक्सटेंशन यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो L1 में से L0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा x का वैल्यू भाई, बिल्कुल मिल जाएगा। इसलिए 4 हमारा ये मिल गया। सिमिलरली हम लोग सेकंड वाले के लिए लिखेंगे, तो 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाया तो k, तो उस समय L2 लेंथ आया, तो L2 माइनस L0 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे भाई। अब ये दो चीज़ हैं जिसमें हमें k का इंफॉर्मेशन नहीं, क्या चाहिए हमें, इट्स नेचुरल लेंथ चाहिए। तो भाई k नहीं चाहिए ना, तो रेशियो ले लो भले, तो रेशियो ले लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 4, 5 डिवाइडेड बाई 4 के की कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, L2 माइनस L0 डिवाइडेड बाई L1 माइनस L0। ठीक है, हमें चाहिए L0 का वैल्यू, तो बस अब तो क्या करना है, अब तो कैलकुलेट कर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 5L1 माइनस 5L0 इज इक्वल टू 4L2 माइनस 4L0। तो 5L0 को उधर लेके जाएं तो ये बच जाएगा ओनली L0, 5L0 पॉजिटिव और 4L0 नेगेटिव, तो यहाँ बच जाएगा 5L1 माइनस 4L2। तो L0 का वैल्यू मिल गया 5L1 माइनस 4L2, 5L1 माइनस 4L2। तो इस तरह से हमें सॉल्व होकर के मिल जाएगा नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो जैसे दिया है उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। ये इक्वेशन होता है, फर्स्ट के लिए ऐसे इक्वेशन लिखा, सेकंड कंडीशन के लिए ऐसे इक्वेशन लिखा, दोनों फोर्स दिया था, हमें चाहिए था टारगेट क्या भाई, तो ना तो हमें इक्वेशन देखने हैं और ना ही हमें बाकी के क्या वैल्यू से मतलब है, हमें तो सिर्फ चाहिए L0। तो के को रिप्लेस कर रहे हैं, तो के को हम लोग रिप्लेस करने के को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रेशियो ले लिया। ये क्या किया भाई, तो रेशियो ले लिया। रेशियो लेने से क्या हुआ, के शहीद हो गया, नहीं तो क्या करना पड़ता, यहाँ पे सॉल्व करते, एक में से के को लेके दूसरे में रिप्लेस करते, या तो फिर ये काम कर सकते थे कि दो इक्वेशन है, दो अननोन है, के और L0। के नहीं दिया है क्वेश्चन में, L0 नहीं दिया है क्वेश्चन, तो दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे। के हमें नहीं चाहिए और L0 चाहिए। ठीक है, तो इसको हटा दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है, चलो भाई देखा जाए। तो इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट। फॉलोइंग क्वांटिटी इज, ये यूजलेस है भाई, स्क्रीनशॉट में आ गया है। इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कौन कांस्टेंट नहीं है किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होगा तो क्या कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जरूर कांस्टेंट होता है, ये तो बात पता, ये जो भाई ये तो कंफर्म है कि स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो पूछ रहा है उस पर हम लोग फोकस करें, क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट नहीं है वो देखना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, तो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से अगर रोटेट कर रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, बिल्कुल होता है। और ओमेगा का जिधर डायरेक्शन होता है उधर ही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई इंटू ओमेगा है, और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है, तो ऐसे अगर ये सर्कुलेट कर रहा है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो ये है थंब बताएगा ओमेगा का डायरेक्शन, मीन्स ओमेगा का डायरेक्शन ये है, डॉट में है। ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, डॉट में। तो एंगुलर मोमेंटम भी, एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो तो आई ओमेगा है, और ये है डॉट में, ठीक है। तो अब जरा देखो कि एंगुलर मोमेंटम अगर हमारा यहाँ पे है मूविंग पार्टिकल, तब भी हमारा ऐसे ही है ओमेगा, इसी डायरेक्शन में है ओमेगा। डॉट मीन्स तुम्हारी तरफ, टूवर्ड्स द रीडर, तो अभी भी डॉट में है, और इसका वैल्यू है आई इंटू ओमेगा। ना तो आई चेंज हो रहा है ना ओमेगा चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ आए तब भी, यहाँ आए तब भी, ये हमेशा आई ओमेगा वैल्यू का है और इस डायरेक्शन में है। आई बोले तो एम आर स्क्वायर, आई बोले तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है, ये है। और डॉट डायरेक्शन में है, मीन्स आपकी तरफ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड बट टूवर्ड्स द रीडर। तो ये है। तो एंगुलर मोमेंटम तो भाई मेरे कांस्टेंट है। सो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए ये तो भाई एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको तो हमें सेलेक्ट नहीं करने होंगे। मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या कांस्टेंट होगा, नहीं रे बाबा नहीं, ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, मान लो 5 आई कैप में, ये है 5 जे कैप में, क्योंकि वैल्यू स्पीड का तो सेम रहता है बट ये डायरेक्शन यहाँ पे हमारा वेरी करता रहता है। यहाँ आई कैप में है, यहाँ पे जे कैप में है। यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँच जाए तो उस समय इसका स्पीड तो वही है, मोमेंटम वैल्यू वही है, लेकिन ये आ गया डायरेक्शन में चेंज हो गया। यहाँ पे आएंगे तो एम वी और माइनस जे कैप में हो जाएगा। सो डायरेक्शन वाइज चेंजिंग, सो मोमेंटम इज चेंजिंग, मोमेंटम इज चेंजिंग। तो ये हमारा चेंज करता हुआ है, ठीक है भाई। स्पीड तो कांस्टेंट होता है, तो ये तो भाई कांस्टेंट ही है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम और स्पीड स्क्वायर, तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो ये भी कांस्टेंट होता है। सो चेंजिंग ये है, सो दिस मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p इज नॉट कांस्टेंट। सो चेंजिंग p है, इसलिए यही कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन में सबसे सुटेबल है, यही है, ठीक है। रिमूव किया जाए, रेडी 1 2 3 ट्राई कर लिए होगे। चलो, ए लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg, एक लिफ्ट है भाई, इसका मास कितना है 1000 kg है, मास है 1000 kg, लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg, और इसका क्या हुआ भाई, तो ये जा रहा है, इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना भाई, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ज़रूर इसका मतलब ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड होगा और ये इसको पुल कर रहा होगा। वेट कितना है भाई, तो वेट तो होगा 1000 न्यूटन के कॉरस्पॉन्डिंग, 1000 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 है, तो ये हो गया 10,000 न्यूटन। 10,000 न्यूटन हमारा वेट फोर्स हो गया इस लिफ्ट का। पैसेंजर है तो पैसेंजर के साथ, नहीं है तो नहीं, ये ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, इसलिए पूरा लिफ्ट का मास हम लोग यही लेंगे। 1000 kg है, ये 1000 kg है तो बस है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, टेंशन इन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड टू द लिफ्ट। अच्छा, यहाँ का टेंशन जो है वही वैल्यू हमें निकालने हैं, तो क्या करेंगे भाई, ये अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, भी अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा लिखेंगे। सो T1 माइनस ये वेट फोर्स कितना हो गया, 10,000 हो गया भाई, ठीक है, इज इक्वल टू मास कितना 1000, मास कितना हो गया भाई, तो 1000 हो गया, इनटू एक्सेलरेशन,
मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया ही हुआ है 1, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जब 1 दिया है भाई तो यहाँ पे 1 पुट ही कर दिया जाए, 1 पुट ही कर दें तो इंटू 1 कर देंगे तो ये मिल गया हमें। तो T1 का वैल्यू जो आ गया ये 10,000 और प्लस 1000 दैट इज 11,000। तो 11,000 न्यूटन का हमारा टेंशन फोर्स डेवलप्ड है, 11,000 न्यूटन का हमारा टेंशन फोर्स डेवलप्ड है। ठीक है, और ये तभी होगा जब हम लोग G का वैल्यू 10 लिए हैं। अगर G का वैल्यू 9.8 लो तो ये 10 के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर 9.8 लेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, तो 9.8 में 1000 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना बन जाता भाई, तो ये बन जाता तुम्हारा 9800 बन जाता ये, 9800 बन जाता ये। और जब ये 9800 बन जाता तो उस कंडीशन में हम लोग लिखते वेट माइनस 9800, वेट माइनस ये हो जाता 9800, तो ये वाला डालते 9800, तो ये वैल्यू हो जाता T1 का वैल्यू क्या हो जाता, तो ये 9800 और प्लस 1000 मिल करके हो जाता कितना भाई, तो 10,800 न्यूटन हो जाता, 10,800 का ये हो जाता। मीन्स ये वाला होगा कब भाई, तो जब G का वैल्यू हम लोग 9.8 लें। ये वाला वैल्यू कब होगा, जब G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें। तो भाई जो लेंगे यहाँ पे G का दिया है कुछ, क्या देने को नहीं दिया है कि G का वैल्यू क्या लें, इसलिए ये दोनों ऑप्शन दे दिया है। तो ज़्यादा जो एक्यूरेसी वाला है 9.8 के कॉरस्पॉन्डिंग दे दिया है, तो क्या करें भाई, फिर तो हमें 9.8 के कॉरस्पॉन्डिंग ही दिखाना चाहिए। डैट इज ये ऑप्शन पे टिक लगा दो, ये ऑप्शन को टिक लगा दो, ये ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। क्योंकि G का वैल्यू कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, बट 9.8 लेंगे तो ये 9800 आएगा, फिर 9800 प्लस 1000 होगा और वो 11,000 के बदले में क्या मिलेगा, 10,800 ही मिलेगा। तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्यूरेसी में तो यही लेके चलना होता है, कैलकुलेशन में सुटेबिलिटी हो, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता। तो जैसे ही 11,000 न्यूटन आया तो मैंने सबसे पहले क्या चेक किया भाई कि इसके वेरी क्लोज तो नहीं है कोई, मैंने देखा ये भी तो ऑलमोस्ट 11,000 है, तब तो ये गड़बड़ हो रहा है भाई। तो इसका मतलब कि 9.8 वाला लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता तो उसको नहीं लेते हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई किया जाए जल्दी से। ठीक है, ए हॉरिजॉन्टल बॉल ऑफ मास, जल्दी से 1 2 3 पॉज लगा करके सॉल्व करके हो गए फ्री। चलो, ए बॉल ऑफ मास 0.25 kg is attached to the end of a string of length 1.96 meter moving in a horizontal circle. Ball of mass horizontal circle में move कर रहा है। ठीक है, द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन। 25 न्यूटन से ज़्यादा हुआ तो ब्रेक कर जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विच कैन द बॉल कैन बी मूव्ड। मैक्सिमम स्पीड कितने से, और ये मीटर पर सेकंड में है, इसका मतलब वी मैक्स लीनियर स्पीड पूछा जा रहा है, मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है। बॉल ऑफ मास दिया हुआ है, अटैच टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, तो ये समझो कि इससे हम लोग स्ट्रिंग को अटैच किए हैं, जो कि कितना है 1.96 मीटर, मीन्स ऑलमोस्ट 2 मीटर, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर। और इसको क्या किया है, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में है, इसलिए ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ये है एम मास और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलेट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में सर्कुलेट करता हुआ इस तरह समझे हम लोग। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब सर्कुलेट कर रहा है, ये मास कनेक्टेड है इस तरह से स्ट्रिंग से, बिल्कुल ठीक बात है। द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन विच कैन बी बियर्ड बाय द स्ट्रिंग इज 25 न्यूटन ओनली, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो भाई यहाँ पे टेंशन ही जो फोर्स है, ये टेंशन फोर्स ही, क्योंकि इधर से तो फिक्स्ड है, इधर से तो फिक्स्ड है, टेंशन ही फोर्स है जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। अगर ये v स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारा टेंशन फोर्स ही दे रहा है। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv²/r होगा भाई, mv²/r होगा, वो हमारा टेंशन है। इसलिए मैक्सिमम स्पीड अगर रखोगे तो मैक्सिमम टेंशन भी हो जाएगा।
जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे ज़्यादा हमें सेंटीपिटल चाहिए, उतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत होगी। इसलिए अगर मैं बोलूँ कि हम वी मैक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम इसको स्पीड अलाउ हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये टेंशन मैक्सिमम हो जाएगा और वो होगा कितना 25 न्यूटन, क्योंकि उस वी मैक्स से ज़्यादा किया स्पीड तो ये रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स 25 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ब्रेक कर जाएगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड आ रहा है यही हमारा स्पीड का कैलकुलेशन करने हैं। तो स्पीड का कैलकुलेशन बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वी मैक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू रेडियस आर डिवाइडेड बाई कितना है भाई, तो ये m है मास, तो 25 इंटू रेडियस, रेडियस का वैल्यू दिया है, रेडियस का वैल्यू है स्ट्रिंग का लेंथ दैट इज 1.96, मीन्स हम लोग क्या करें भाई, तो 2 ले लेते हैं, 1.96 को 2 ले लेते हैं, 2 मीटर का है समझो, और डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है 0.5 kg दैट इज 1/4 kg, 0.25 kg मीन्स 1/4 kg। सब SI में है, सब SI में है, बिल्कुल बढ़िया। तो ये हो गया कितना, तो 50 इंटू 4 दैट इज कितना हो गया, तो 200, तो 200 का स्क्वायर हुआ वी मैक्स स्क्वायर, 200 हुआ वी मैक्स का स्क्वायर। सो वी मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो वी मैक्स का वैल्यू हो जाएगा √200, और √200 को क्या बोलेंगे भाई, तो 10√2 बोलेंगे। 10√2 का मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.414, इट मीन्स इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.14 मीटर पर सेकेंड ये मिलेगा। वी मैक्स का वैल्यू मिल गया 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो 14.14 तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा यही मिल गया, क्योंकि इसके आसपास और कोई है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, इसलिए हम लोगों ने ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने 2 मीटर। अगर तुम 2 के बदले में 1.96 लिखोगे भाई तो 14 से थोड़ा कम आ जाएगा, तो 14.14 से थोड़ा कम, तो वही 14 मिल जाएगा। तो बिल्कुल ठीक बात है यहाँ तक, ठीक है। 1.96 भी रखोगे तो एग्जैक्टली 14 मिल जाएगा, वो तो आप रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, 1.96 भी वैल्यू रख सकते थे। यहाँ पे अगर 1.96 रखते तो क्या मिल जाता बताओ, वी मैक्स स्क्वायर जानबूझ के दिया हुआ है कि इजी आ जाए, आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाता है। 25 इंटू ये 2 मीटर के बदले में 1.96 लिखते, लेकिन यहाँ तो 1/4 kg लिखते, तो ये 1/4 ऊपर जाता 100 बन जाता, 100 इंटू 1.96 होता, तो क्या मिल जाता है ये भाई, तो 19, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या मिल जाता भाई, तो ये हो गया 1960, नहीं 196 ओनली हुआ, ये 196 हुआ। ठीक है, 1.96 को 100 से मल्टीप्लाई किया 196, और वी मैक्स जब 196 होगा तो वी मैक्स का वैल्यू, वी मैक्स स्क्वायर जब 196 है तो वी मैक्स का वैल्यू 14 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करें। बढ़िया है भाई, चलो जल्दी से ट्राई मार लिया जाए। रेडी 1 2 3, और सॉल्व कर करके हो जाएंगे फ्री, सॉल्व कर करके हो जाएंगे फ्री। चलो देखो, कर लिया होगा। ए साइक्लिस्ट राइडिंग ए बाइसिकल एट ए स्पीड ऑफ 10√6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा स्पीड दे दिया हुआ है, कितना 10√6 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। टेक्स ए टर्न अराउंड ए सर्कुलर रोड, ठीक है, सर्कुलर रोड है और ये साइक्लिस्ट ने टर्न किया, साइक्लिस्ट ने टर्न किया, तो साइक्लिस्ट ऐसे है भाई, साइक्लिस्ट ऐसे टर्न कर रहा है, वर्टिकल से कुछ एंगल पे रहता है, बेंड करके इसको टर्न लेने पड़ते हैं। तो साइक्लिस्ट इतने स्पेस, टेक ए टर्न ऑन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 20√3, तो ऑफ रेडियस 20√3, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 20√3 मतलब विदाउट स्किडिंग, गिवन g इज इक्वल टू 9.8 है। ठीक है भाई, व्हाट इज द इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल। अच्छा वर्टिकल से क्या इंक्लिनेशन है, यही तो हमें चाहिए, तो बी थीटा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन से रिलेटेड तो हम लोगों के पास रेडीमेड फॉर्मूला होता है भाई, कितना, तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, याद होगा। ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ओवर ए सर्कुलर टर्न, टर्न हमारा ऐसा था और इस पे हम लोगों ने साइक्लिस्ट को बोला कि टर्न ले लो भाई, तो ये साइक्लिस्ट का ये है इस तरह से, और ये साइक्लिस्ट ने टर्न लिया।
ठीक है, इस तरह से बेंड किया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू चाहिए, तो ये होता है, तो थीटा का वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया tan√6, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस दिया है, रेडियस है 20√3, रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 20√3, तो 20√3 और इंटू जी का वैल्यू कितना ले लेंगे भाई, तो 9.8 लेना है, मीन्स ले लेते हैं 10 ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे tan√6 इंटू tan√6 डिवाइडेड बाई 20√3 इंटू 10। चलो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, एक 0 से एक 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और √3 से ये ऐसा कर देंगे, ये हो गया। रूट के अंदर की ही बात करें अगर, तो रूट के अंदर हमारा क्या क्या मिल जाएगा भाई, तो रूट के अंदर मिल जाएगा √6 और √6, यानी कि 6 × 6 तो लिख ही सकते हैं इसमें, 6 × 6 नोमिनेटर में मिला और डिनोमिनेटर में मिला हमें 3 इंटू ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 12, तो ये √3 हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 12 यानी 3 2 जा, तो ये 3 हो जाएगा। तो √3 tan थीटा √3 आया, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 60 डिग्री, होता ही ये है, जब √3 होगा tan थीटा तो उस कंडीशन में हमें 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज़ v²/rj बस यूज़ किया और हम लोग ने tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया भाई, कैलकुलेट किया तो इस तरह का वैल्यू आ गया। बिल्कुल ठीक बात है, कैलकुलेशन जैसे भी कर लो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वही कैलकुलेशन आप करो, लेकिन फार्मूला ज़रूरी है, अप्लाई कर लेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, रेडी 1 2 3 सॉल्व कर दिए, हो गया फ्री। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेट थीटा डिनोट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन। अच्छा, वर्टिकल प्लेन थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। इस तरह से पेंडुलम है, वर्टिकल प्लेन में चल रहा है, वर्टिकल प्लेन में ये अपना ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। इफ द मास ऑफ द बॉब इज m, मास ऑफ द बॉब इज m, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos थीटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg cos थीटा, तो टेंशन है ये। चलो भाई, टेंशन का वैल्यू mg cos थीटा कब होगा, एट एक्सट्रीम, नेवर, एट मीन और ऑलवेज। टेंशन का वैल्यू mg cos थीटा कब, mg cos थीटा कब होगा, यही देखना है भाई, कब। तो कब का बात है, तो ये भाई mg है वेट फोर्स, mg इज द वेट फोर्स, mg cos थीटा इधर लगेगा, इधर क्या लगेगा भाई, ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, और इधर क्या लग जाएगा भाई, तो mg cos थीटा कंपोनेंट, और इधर क्या होगा, तो इधर होता है, याद होगा, ये टेंजेंशियल जो लगता है वो क्या होता है, वो होता है mg sin थीटा, याद होगा, यही mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स होता है और ये ऑसिलेट कराता है, याद होगा। चलो बहुत बढ़िया, याद तो है कुछ। mg cos थीटा ये, लेकिन ये टेंशन mg cos थीटा कब होगा, तो ये सिर्फ होगा एक्सट्रीम पे, बाकी जगह पे ऐसा नहीं होगा, ऑलवेज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो भाई लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है, मीन्स बॉब फॉलोज, क्या फॉलो करता है, बॉब फॉलोज सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ को तो फॉलो करता है। इट मीन्स टेंशन का अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें, अगर टेंशन का इक्वेशन लिखना चाहते हो तो हमें लिखना पड़ेगा नेट फोर्स टूवर्ड्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन का पार्ट है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स सेंटर, ऐसा लिख सकते हैं। नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर लिखेंगे किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन पे, कभी भी थीटा एंगल अगर है तो t माइनस mg cos थीटा इज द नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, बोलो है कि नहीं, टेंशन है और इधर mg cos थीटा है, यही तो है नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर तो हमारा ये है, सेंटर हमारा ये है, ठीक है भाई। दिस विल बी इक्वल टू कितना, तो mv²/r, यही होता है, ठीक है भाई। जब हमारा चल रहा है उस समय जो भी स्पीड है वो स्क्वायर बाई आर।
अब ये देखो कि यहीं से तुम्हें पता लगेगा कि टेंशन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। वो कब? क्योंकि ये है इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये अगर ज़ीरो हो जाए तो हमारा टेंशन हमारा mg cos थीटा हो जाएगा। ये ज़ीरो जब हो तब, तो ज़ीरो कब होता है? ज़ीरो v इज इक्वल टू ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन ओनली। एट एक्सट्रीम पोजीशन ओनली, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड इज जीरो, सो t इज इक्वल टू mg cos थीटा। क्योंकि देखो ऐसे भी कॉमन सेंस, इतना तो वो दिखा दिया, लेकिन ये तो कॉमन सेंस अब सोचना पड़ेगा, आपको सोचना ही चाहिए। इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि देखो भाई इस टेंशन को क्या करने पड़ते हैं, तो mg cos थीटा को तो बैलेंस करना ही है। साथ में अगर ये मान लो 10 न्यूटन है mg cos थीटा और तुम भी 10 न्यूटन रहोगे, तो इसको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर कौन देगा? कोई है ही नहीं। अगर ये स्पीड है इसके पास, वेलोसिटी है इसके पास, तो mv स्क्वायर बाई आर जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स है कौन देगा? अगर ये 10 न्यूटन है तो इसको 15 न्यूटन होना पड़ेगा, तब ना 15 माइनस 10 5 न्यूटन का रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स मिलेगा। लेकिन जब ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाए, तो इस कंडीशन में इसका स्पीड नहीं है, तो अब इस टेंशन का वैल्यू जो होगा वो बिल्कुल mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि v ही नहीं है। इट मीन्स ये अगर मान लो यहाँ पे 6 न्यूटन है, तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ mg cos थीटा को बैलेंस करना है, क्योंकि स्पीड है ही नहीं। स्पीड का वैल्यू जीरो हो चुका है। जब स्पीड है ही नहीं तो हमें सेंटीपिटल फोर्स नहीं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। 6 ये है तो 6 ही हमें बैलेंस करना है। तो ये कब होगा? जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, मीन्स अपने एंगुलर एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाएगा। सो ओनली एट एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे ऐसा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ओनली एक्सट्रीम पोजीशन वाला को टिक लगाएंगे। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। चलो देखो, चलो रेडी, 1 2 3 हो गए, मस्त जॉगिंग कर करके फ्री हो गए, या क्वेश्चन सॉल्व कर करके फ्री हो गए। ऊपर जा भाई। चलो अब जरा हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए लाइटर बॉडी एंड ए हेवियर बॉडी बोथ आर मूविंग विद सेम मोमेंटम एंड अप्लाइड सेम रिटार्डिंग फोर्स। अच्छा, ए लाइटर बॉडी एंड हेवियर बॉडी मीन्स एक ट्रक है, एक कार है समझो, एक हेवियर बॉडी है, एक लाइटर बॉडी है, दोनों हमारा सेम मोमेंटम, मूविंग विद सेम मोमेंटम। अच्छा, तो मोमेंटम p लेके जा रहा है, ये भी मोमेंटम p ही लेके जा रहा है, दोनों का मोमेंटम सेम है। हाँ, लेकिन ये हेवी है, ट्रक समझो धीरे धीरे जा रहा है और कार जा रहा है हाई स्पीड से, ठीक है। देयर और इनमें अप्लाई किया सेम रिटार्डिंग फोर्स, मीन्स रिटार्डिंग फोर्स समझो ब्रेक अप्लाई किया तो इस पे फ्रिक्शन जितना होगा उतना ही फ्रिक्शन इस पे होगा। ये कह रहा है रिटार्डिंग फोर्स फ्रिक्शन ही तो है, समझो ब्रेक जब अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन ही हमारा रिटार्डिंग फोर्स होगा, तो सेम फोर्स रिटार्डिंग समझो लग गया। द स्टॉपिंग डिस्टेंस आर S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, देन द करेक्ट रिलेशन क्या होगा? अच्छी, तो ये तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी है कि अगर हमारा दोनों का मोमेंटम सेम है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा वो देखना चाहते हैं। चलो कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें निकालने हैं, मीन्स एस निकालने हैं। फाइनल स्पीड, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब फाइनली क्या होना है? ज़ीरो हो जाना है स्पीड। इनिशियल स्पीड कुछ हुआ होगा, इनिशियल स्पीड कुछ होगा भाई, इनिशियल स्पीड तो दोनों का अलग अलग है, तो इनिशियल स्पीड कुछ है, यू ही रहने दें या यू नॉट रख दें। चलो ठीक है, अब इससे हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालें तो क्या करेंगे? और एक्सेलरेशन तो होता है भाई फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास ये होता है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है। अब जरा हम लोग इसका यूज़ करें तो क्या लिखेंगे? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस अप्लाई करेंगे। वी स्क्वायर हो जाना है 0, यू स्क्वायर है यू नॉट स्क्वायर, इधर ही है समझो, पॉजिटिव हमने ले लिया इसी डायरेक्शन में, तो जो इधर होगा उसको पॉजिटिव समझेंगे। यू नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है भाई? तो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई एम, दिस इज एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इंटू एस यही है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, इंटू एस यही है हमारा क्या? स्टॉपिंग डिस्टेंस, यही तो हमें निकालने हैं। सो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एस का वैल्यू हो जाएगा देखो माइनस ऑफ यू नॉट, मतलब इसी को इधर ले आते हैं तो ये मिल जाएगा हमें यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई एम, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई एम। अब जरा देखो कि इसमें यू नॉट हमारा सबका अलग अलग था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो
इनिशियल मोमेंटम सेम था, इनिशियल मोमेंटम सेम था, इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं था, मोमेंटम अलग अलग था। तो इसलिए मोमेंटम के टर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मीन्स ये u नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू फ्रिक्शन फोर्स। बाकी एक m है, एक और m चाहिए। एक और m क्यों चाहिए भाई? क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल वही तो होगा मोमेंटम, इसलिए एक और m से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई? तो ऊपर हो गया m इंटू यू नॉट, m इंटू यू नॉट दैट इज इनिशियल मोमेंटम जो भी था, डिवाइडेड बाई 2 इंटू फ्रिक्शन फोर्स और इंटू ये मास। इससे हमें पता लगेगा कि अब स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें पता लग चुका। क्वेश्चन में दिया है मोमेंटम इज सेम, क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? तो मोमेंटम इज सेम। तो एज पर क्वेश्चन मोमेंटम सेम है, तो अगर हम लोग S1 और S2 का रेशियो निकालना चाहें, S1 अपॉन S2 रेशियो निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये तो दोनों के लिए सेम है। फ्रिक्शन का वैल्यू, क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन फोर्स जो है दोनों का सेम है, फ्रिक्शन का फोर्स यानी रिटार्डिंग फोर्स सेम है। क्वेश्चन में यही दिया था ना, सेम रिटार्डिंग फोर्स इज सेम। फ्रिक्शन सेम है नहीं, मतलब फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू सेम है, मीन्स रिटार्डिंग फोर्स तो फ्रिक्शन ही है यहाँ पे, तो रिटार्डिंग फोर्स दोनों का सेम है। इसलिए इसका भी कोई रोल रेशियो में डिसाइड नहीं करेगा, इसका भी कोई डिसाइड नहीं करेगा। क्या है ये? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। तो इससे में स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m आया। जो हेवियर है, जो ज़्यादा मास वाला है, वो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? तो वो जो हेवियर मास है वही हमारा जल्दी रुक रहा है। जो हेवियर मास है उसके लिए ये ज़्यादा मास, तो ये कम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो ज़्यादा मास है, यहाँ दोनों का रिलेशन निकालना है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये m2/m1 है। तो जो भी हेवियर मास है, हेवियर मास कौन था? लाइटर और फिर हेवियर। तो लाइटर वाला था S1 हमारा लाइटर वाला था, मीन्स m1 इज लेस देन m2, ठीक है। पहले था लाइटर, तब है हेवियर बॉडी, और दोनों का S1 एंड S2 है। तो m1 लेस देन है, इसलिए S1 विल बी ग्रेटर देन S2, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास कम होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। मास कम होने से स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, तो मास कम होने से स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए मास किसका कम है भाई? तो पहले वाले का मास कम है, इसलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 विल बी ग्रेटर देन S2, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस पे जा करके वो रुकेगा। इस समय इस क्वेश्चन के हिसाब से जब मोमेंटम सेम दिया है, फिर से मैं चेक करा दे रहा हूँ, देखो हमें स्टॉप कराना है, फोर्स रिटार्डिंग फोर्स इज सेम, तो दोनों में रिटार्डिंग फोर्स सेम लेने हैं, ठीक है भाई। तो दोनों में FR हमने सेम ले लिया, सेम वैल्यू है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस u नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का वैल्यू ये है, मास रखा है हम लोगों ने, फोर्स इज सेम, s का वैल्यू आ गया u नॉट स्क्वायर अपॉन S का वैल्यू आ गया कितना भाई? तो u नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू फ्रिक्शन इंटू ये ऊपर चला गया मास। अब हम लोगों ने मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि u नॉट सेम नहीं है कि यहाँ से कंक्लूजन निकाल लें। u नॉट इज नॉट सेम, मोमेंटम इज सेम। यहाँ लिखा है बोथ आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, इसलिए m1 इंटू यू नॉट 1 है समझो, और m2 इंटू यू नॉट 2 है समझो, ये दोनों का अलग अलग है। इसलिए पहले जनरल हमने इक्वेशन लिख लिया कि किसी भी व्हीकल का स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, तो वो ये है। और इसको मोमेंटम के टर्म में लिख लिया जानबूझ करके, क्योंकि मोमेंटम का इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये है। तो मोमेंटम जब दोनों का सेम, फोर्स जो रिटार्डिंग है वो सेम, 2 है दोनों के लिए सेम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आया, इसलिए ऐसा हम लोगों ने कंक्लूजन लिख दिया। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलो भाई, रेडी 1 2 3, रेडी 1 2 3, और सॉल्व करके फटाफट हो जाओ फ्री। चलो भाई, कर लिए, ट्राई कर लिए। चलो भाई, पॉज लगा लिया, ट्राई भी कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन करेक्ट नहीं है? फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, करेक्ट है। फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव होता है। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग सक्सेसिवली बाय लेंथ x फ्रॉम नेचुरल लेंथ आर इन द रेशियो 1:3, ये भी
क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इफ आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम आफ्टर कवरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ आर बाई 2 कंसिडरिंग द एयर रेसिस्टेंस। अच्छा, एयर रेसिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करने हैं भाई। तो जब भी एयर रेसिस्टेंस कंसिडर करोगे, ध्यान देना ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है। जब एयर रेसिस्टेंस काउंट करोगे, एयर है भाई, तो एयर में जब थ्रो करेंगे, मान लो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसका पाथ कैसा बनेगा भाई? तो इसका पाथ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा पाथ। इसका पाथ हम लोगों का सिमेट्रिकल पाथ नहीं बनेगा कि ऐसे गया और ऐसे आया, सच डैट कि ये जो है हमारा मिडिल वाला, इधर भी हमारा r/2 हो जाए और इधर भी r/2 हो जाए। ये तब होता है जब एयर रेसिस्टेंस नहीं काउंट करें, तो ये सिमेट्रिकल पाथ होगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा और ये पैराबोला जो है सिमेट्रिकल होगा अबाउट दिस। तो ये सिमेट्रिकल पाथ होता है कब? जब एयर रेसिस्टेंस जो है, एयर का फोर्स अगर हम लोग समझें 0 तो। लेकिन जब एयर रेसिस्टेंस होगा तो जिधर भी वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो धीरे धीरे ये रिटार्ड करेगा। समझो कि एक फोर्स, समझो कि आंधी आ रहा है, समझो कि आंधी चल रही है इस तरह से, क्योंकि जब ये बॉल जाएगा तो इसके थ्रू इसको एयर मीडियम में समझो जाना है, तो धीरे धीरे इसका रिटार्ड होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसका पाथ बनेगा। जब इसका पाथ ऐसा बनेगा तो ये जो रेंज है, रेंज का अगर हाफ देखें हम लोग, ये है रेंज बाई 2, तो रेंज बाई 2 के टाइम में ये पूरा मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचा है। इसका मैक्सिमम हाइट यहाँ है, इसका मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जाकर के इसका वेलोसिटी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल होता है और यहाँ पे आकर के वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारा जो होना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारा ये इसका cos थीटा होगा, u cos थीटा अब नहीं होगा, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस है भाई। एयर रेसिस्टेंस ने इसके स्पीड को, इस डायरेक्शन में भी स्पीड को कम कर दिया है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये पहले जितना ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा था, धीरे धीरे रिटार्ड होता गया ये, और ये कम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ है। यहाँ पे तो हमारा देखो इधर वाला भी कंपोनेंट है, कुछ इधर वाला भी कंपोनेंट है। जब दोनों कंपोनेंट है तो काइनेटिक एनर्जी हमारा तो मिनिमम है नहीं, इससे भी तो हमारा ये कम हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला इससे भी कम हो जाएगा। सो हम लोग मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो r/2 वाले पे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है वो इनकरेक्ट है, ये वाला हमारा इनकरेक्ट है। एंड विस्कस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये तो भाई बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट। कौन करेक्ट नहीं है? तो इस वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ये करेक्ट नहीं है इसलिए इसको टिक लगा रहे हैं। ये सब बाकी करेक्ट है इसलिए ये हमें सिलेक्ट नहीं करने हैं। सिलेक्ट किसको करने हैं? जो इनकरेक्ट है, तो इसलिए इनकरेक्ट वाले को लेंगे और ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे बढ़ें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल चलें भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। चलो बहुत बढ़िया, इसको जल्दी से ट्राई कर लेते हैं भाई, जल्दी से ट्राई कर लिया जाए। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। ठीक है, इंक्लाइनेशन थीटा पे हम लोगों ने एक ब्लॉक रखा है, ये स्मूथ इंक्लाइन है, इस पे हमने ब्लॉक को रख दिया। ठीक है भाई, ये बिल्कुल स्मूथ है, कोई परेशानी नहीं, स्मूथ रहो। इंक्लाइनेशन तो जरूर थीटा है इसका, जैसे दिया है द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। अच्छा, तो इसको हॉरिजॉन्टल में जब एक्सेलरेशन दोगे कि ये स्लिप ना करे तो इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देने पड़ेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हें पता है, बताया था कितना भाई, तो जी tan थीटा होना चाहिए। जी tan थीटा रहेगा तभी हमारा ऐसा हो पाएगा। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज तो बेचारा स्मूथ है तो इसने तो सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही तो लगा रखा है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक मीन्स यही नॉर्मल फोर्स, यही फोर्स है एक्सर्टेड बाय वेज, ट्रायंगुलर वेज ऑन द ब्लॉक। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी, कितना होगा मीन्स इस नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है भाई, इस नॉर्मल का वैल्यू चाहिए। ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो नॉर्मल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। अब इसी में
फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं भाई, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ा रेड पेन का यूज़ कर दूं, तो इस पे लगने वाला फोर्स मैं दिखा रहा हूं, एक है mg, ठीक है। इस mg को रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर पाएंगे, वो है कितना, तो वो है भाई mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या है भाई, तो इधर वाला है कंपोनेंट mg sin थीटा। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ठीक है। और ये स्मूथ सरफेस है। अब देखो, क्योंकि एक्सेलरेट करा रहे हो, ऐसे इसको एक्सेलरेट करा रहे हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पे बैठा जो रमेश है या सुरेश है, इस पे बैठ करके वो तो इसको रेस्ट में देखेगा। रेस्ट में देखेगा मीन्स इसके रिस्पेक्ट में स्लिपिंग नहीं हो रहा, तो रेस्ट में है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड फ्रेम है ये ए से, इसलिए ये इधर एक्सेलरेशन, इधर हमारा सूडो फोर्स लगाएगा ma वैल्यू का, ठीक है। ma वैल्यू का ये सूडो फोर्स इधर लगाएगा, जिसका कि दो कंपोनेंट होंगे। इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसको रिजॉल्व कर दिया। इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा भाई, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ma, और क्योंकि ये थीटा एंगल है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ma cos थीटा इधर होगा और ma sin थीटा इधर होगा। ma sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो भाई ये mg sin थीटा और ma cos थीटा लड़ाई करके और एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, इसलिए इसका स्लिपिंग नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी देखा है, नॉर्मल का वैल्यू क्या हुआ, तो नॉर्मल का वैल्यू इज इक्वल टू ये वाला जो ma sin थीटा है वो, और प्लस mg cos थीटा है वो, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। देखो, रेड वाला mg cos थीटा और ये ग्रीन वाला mg sin थीटा, ये दोनों मिल करके अब इसको कर रहे हैं। रेड वाला भी रिजॉल्व हो चुका है, वेट फोर्स mg sin थीटा mg cos थीटा, और ये ma जो है वो mg cos है, और तो ये g tan थीटा कहाँ से आता था, तो वो भी इसी से आता था भाई, कि जब अगर स्लिपिंग नहीं होने हैं, फॉर नो स्लिपिंग, अगर हमारा स्लिपिंग नहीं हो रहा है, नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक, तो इसका मतलब कि स्लिप कराने वाला जो ये mg sin थीटा है, दिस इज काउंटर बैलेंस्ड बाई सूडो फोर्स का वो कंपोनेंट ma cos थीटा। इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो mm कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया g और tan थीटा। तो g tan थीटा एक्सेलरेशन जब होता है तो उस कंडीशन में स्लिपिंग नहीं होता है। तो वो g tan थीटा ठीक है भाई, स्लिपिंग के लिए तो इतना एक्सेलरेशन दिया हमने g tan थीटा, लेकिन उस कंडीशन में एक फोर्स इधर भी लग गया जो कि नॉर्मल को बढ़ाएगा। पहले नॉर्मल mg cos थीटा होता था, लेकिन अब उसको वो बढ़ाएगा, ma sin थीटा और देगा। सो नॉर्मल का वैल्यू जो हमारा वेज ने फोर्स लगाया है वही तो है, वेज ने जो फोर्स लगाया ब्लॉक पे वही है, इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। सो नॉर्मल का वैल्यू मिल गया हमें, कितना मिल गया, तो ma sin थीटा, तो m और a कितना है भाई, तो a तो g tan थीटा होता है, तो a का वैल्यू रखने पड़ेंगे ना भाई, ऑप्शन में थोड़ी ना है, ये ऑप्शन में तो ये नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो g tan थीटा रख दिया, ma sin थीटा प्लस mg sin cos थीटा प्लस mg cos थीटा, यही तो है नॉर्मल का वैल्यू। तो यही नॉर्मल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब बताओ ये क्या हो गया, तो ये हो गया mg sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये रह गया, और प्लस ये हो गया mg cos थीटा। तो इसलिए नॉर्मल का वैल्यू हो गया, cos थीटा अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा mg sin स्क्वायर थीटा प्लस mg और cos स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए ये रह जाएगा mg और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन गया 1 डिवाइडेड बाई हो गया cos थीटा। इट मीन्स फाइनली क्या मिला हमें, तो मिल गया भाई mg डिवाइडेड बाई cos थीटा, mg डिवाइडेड बाई cos थीटा हमें मिल गया। सो नॉर्मल का वैल्यू इज mg डिवाइडेड बाई cos थीटा, mg डिवाइडेड बाई cos थीटा वाले पे टिक लगा देंगे, क्योंकि mg cos थीटा ही सिर्फ नॉर्मल नहीं है, mg cos थीटा में ऐड करने पड़ते हैं, सूडो फोर्स वाला एक और कंपोनेंट ma sin थीटा, वेयर a इज g tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से भाई ट्राई कर लो, इसको भी फटाफट करो ट्राई। रेडी, पॉज लगाया, ट्राई किया, और अब हम लोग शुरू हो गए फ्री होकर के। अब जरा इसका डिस्कशन हम लोग देखें। चलो भाई इसको ट्राई करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय ए चेन।
अच्छा, ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज बीइंग ब्रॉट डाउन बाय ए चेन। एक चेन से, ये है मान लो चेन, स्प्रिंग मत समझ लेना, ये चेन है और इससे हम लोगों ने इस ब्लॉक को धीरे 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 नीचे जाने दे रहे हैं, धीरे धीरे नीचे जाने दे रहे हैं, ठीक है, डाउन बाय ए चेन। इफ द ब्लॉक एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन ड्रॉपिंग डाउन 2 मीटर। अच्छा भाई, मीन्स ये ड्रॉपिंग डाउन जब इसका हुआ है 2 मीटर, ड्रॉपिंग डाउन हुआ है जब डिस्प्लेसमेंट इसका 2 मीटर, तो कह रहा है कि इसको स्पीड जो गेन हो गया, इसको स्पीड जो गेन हो गया वो है 2 मीटर पर सेकेंड का। इट एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन ड्रॉपिंग डाउन 2 मीटर। 2 मीटर आने पे ये स्पीड इसको एक्वायर हो गया, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द चेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। वर्क डन बाय द चेन ड्यूरिंग द प्रोसेस, चेन का जो वर्क डन है वो निकालना। तो चेन तो इस पर टेंशन फोर्स लगा रहा है भाई, इसी का वर्क डन चाहिए, इस ये जो टेंशन फोर्स है इसका वर्क डन चाहिए, इसका वर्क डन चाहिए, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स चाहिए, ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स चाहिए हमें ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? समझो कि ए से बी आया है, इस प्रोसेस के लिए ए से जो बी आया है इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए। क्वेश्चन तो क्लियर हो गए, क्वेश्चन तो क्लियर हो गए भाई। अब देखा जाए कि कैसे हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। देखो भाई, एक तो इसका वेट होगा, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक तो वेट होगा, इस पे बिल्कुल होगा भाई वेट, और ये वेट से ज़रूर कम है टेंशन फोर्स, तभी तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। अगर वेट 100 न्यूटन है और तुम टेंशन भी 100 न्यूटन लगाओगे तो जाता ही नहीं नीचे। मतलब ये है कि उस कंडीशन में जाता भी तो वेरी वेरी स्लोली, इन्फिनिटेसिमली स्लोली जाता। अभी क्या है कि ये जाते जाते स्पीड गेन कर लिया, इट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन हुआ है, इट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन हुआ है। एक्सेलरेटेड मोशन हुआ है तो हमें चाहिए वो वर्क डन। तो ये भाई एक्सेलरेटेड मोशन हुआ तो इसका कितना वर्क डन, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम तो कम से कम अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी हुआ है। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा तो कर ही सकते हैं, ये तो लगा सकते हैं। टोटल वर्क डन में क्या क्या आएगा भाई? तो 2 है यहाँ पे, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स। एक तो ग्रेविटी वर्क करने के लिए तैयार है भाई और वर्क कर भी रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, mg लग रहा था डाउनवर्ड में, प्लस वर्क डन बाई टेंशन फोर्स जो कि चेन लगा रहा है, ये वर्क डन। यही तो है, दो ही तो फोर्स लग रहे हैं उस पर भाई, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, यही 2 वर्क डन हैं। और इन 2 का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करना होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? ग्रेविटी कितना वर्क किया? mgh वर्क किया भाई, mg लग रहा है डाउनवर्ड ही और h भी डाउनवर्ड गया, तो इसने तो पॉजिटिव वर्क किया mgh। चलो भाई, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स हमें नहीं पता, ये तो निकालने हैं, अरे भाई यही तो निकालने हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर जो कि दिया हुआ है, और ये इनिशियली तो भाई 0 था स्पीड, ठीक है भाई। तो mgh प्लस वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इज इक्वल टू हाफ इंटू मास। मास कितना था भाई? मास कितना था भाई? तो मास दिया हुआ है 20 kg, ठीक है, तो 20 लिखा, v कितना गेन कर लिया था भाई? तो 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और इधर क्या है? ये तो 0 है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से mgh का वैल्यू भी हम लोग निकाल लें, तो चलो यहाँ से पहले वर्क डन बाई टेंशन को लिख ही लेते हैं, पहले वर्क डन बाई टेंशन को लिख लेते हैं। तो वर्क डन बाई टेंशन विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई? तो ये हो गया हाफ m v स्क्वायर, v हमारा 2 था इसलिए 2 का स्क्वायर किया, तो ये रह गया 2 यानी कि 40। चलो भाई 40 माइनस ये क्या हो जाएगा? mgh। तो m का वैल्यू था कितना? m का वैल्यू बताओ, m का वैल्यू था 20, तो 20, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू था 2 मीटर, h का वैल्यू था 2 मीटर। तो ये हमने mgh लिख दिया, ठीक है भाई। अब ये वैल्यू देख लो कितना होता है, तो ये होता है 40 माइनस ये कितना है? 400। तो 40 माइनस 400 इज माइनस ऑफ 360 जूल। तो वर्क डन बाय, जल्दी से देख लिया जाए। एन अनबैंक्ड कर्व हैज रेडियस 60 मीटर,
अनबैंक्ड कर्व का रेडियस 60 मीटर है, मीन्स ये है अनबैंक्ड कर्व जिसका रेडियस का वैल्यू है 60 मीटर। ठीक है भाई, 60 मीटर है ये वैल्यू। द मैक्सिमम स्पीड विच ए कार कैन मेक ए टर्न इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है भाई? तो भाई अनबैंक्ड टर्न पे मैक्सिमम स्पीड क्या होता है? तो याद होगा मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला √μ/g, यही होता है फॉर्मूला। अनबैंक्ड रोड पे जब भी कोई व्हीकल अगर हमारा टर्न लेगा तो फ्रिक्शन ही है जो प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करता है। तो फ्रिक्शन ही हमारा mv²/r प्रोवाइड करता है ये, इसलिए ये फ्रिक्शन का वैल्यू तो हमारा μs इंटू एन होता है। μs इंटू क्या होता है? n होता है। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसलिए तुम अपना रिक्वायरमेंट दैट इज mv²/r लेस देन इक्वल टू μs इंटू एन रखोगे, n का वैल्यू है mg, तभी हमारा सेफ टर्निंग होगा। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इससे हम लोग निकालेंगे तो v स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू μ इंटू r इंटू g, इसलिए v का वैल्यू हो गया √μ/g से कम। तो मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? तो म्यू का वैल्यू रखेंगे। म्यू का वैल्यू कितना है भाई? तो 0.75 है। 0.75 है। रेडियस कितना है? 60 है। रेडियस 60 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, इससे हमें मिल जाएगा भाई। तो कितना मिल गया भाई? तो 3/4 है ये, इंटू ये 600। 3/4 इंटू ये है 600। तो बताओ कितना हो जाएगा भाई? 3/4 इंटू 600, ये हो गया 150 और ये हो गया 3 इंटू 450। तो 450 का रूट अंडर हो गया। 450 का रूट अंडर कितना हो जाएगा भाई? तो 20 का तो होता है 400, 20 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 20 से थोड़ा ज़्यादा होगा मीन्स 21 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। बिल्कुल चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, देखें जल्दी से। चलो इसको ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो इसको भाई। रेडी 1 2 3, ट्राई करके हो गया फ्री। चलो, स्प्रिंग 40 mm लॉन्ग इज स्ट्रेच्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। एक स्प्रिंग है जो कि कितना लॉन्ग है भाई? तो ये दिया हुआ है 40 मिलीमीटर लॉन्ग है, 40 मिलीमीटर। इफ 10 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू 1 mm, अगर हमने 10 न्यूटन भी लगाया तो एक्सटेंशन कितना आया? तो 1 मिलीमीटर आया, मीन्स 1 इंटू 10⁻³ मीटर आया। ठीक है। देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 40 mm। 40 mm से स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू 40 mm क्या होगा? तो 40 mm से करना है वर्क डन, तो ½ m इंटू भाई 1 mm था ये 40 mm। 40 mm तो यहाँ पे फिर 40 mm का स्क्वायर करोगे, जबकि इस कंडीशन में 10 हमारा था न्यूटन का फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू था 10 न्यूटन, जब x ये एलोंगेशन है तो 10 न्यूटन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकाल लें। कैसे भाई? तो F इज इक्वल टू होता है k इंटू एक्स। तो F का वैल्यू था 10 न्यूटन, तो हमारा k और x का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ इसलिए ये उधर जाएगा और k का वैल्यू हमें मिल जाएगा। k का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो k का वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁴ आ गया। तो 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर इज द वैल्यू ऑफ k। तो ठीक है भाई, वर्क तो होता है ½ इंटू kx², ½ इंटू kx²। तो वर्क डन इज इक्वल टू ½ और k का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 10⁻⁴ और x² मतलब 40 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर करेंगे। कर लो भाई, क्या प्रॉब्लम है? 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया 1600 और ये 10⁻⁻6 ये हो गया 10⁻⁻6। तो ये 10⁻⁴ है, 10⁻2 है, तो सारा जो है 10 वाला बेकार हो गया और ये मिल गया हमें 8। तो 8 जूल इज़ द आंसर। 8 जूल इज़ द आंसर, क्योंकि सारे जीरो वाले तो गायब हो गए। 6 पावर नेगेटिव में, 6 पावर पॉजिटिव में गायब हो गए और मिल गया हमें 8 जूल इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, जल्दी से ज़रा इसको सॉल्व कर लिया जाए। रेडी 1 2 3 और सॉल्व करके हो जाएंगे फटाफट भी। अच्छा, ये यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L एंड मास M इज लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल। ठीक है भाई, ये कि स्मूथ टेबल है और इसमें ये चेन है इस तरह से और ये लाई कर रहा है। ठीक है भाई, 1/3 ऑफ द चेन, 1/3 ऑफ द चेन, 1/3 ऑफ द चेन।
ठीक है, इज लाइंग वर्टिकली डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। इफ जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन इज। तो इसको पुल करने में मैंने भाई ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी कराया था, इसको पुल अप करने हैं, अपवर्ड पुल कर लेने हैं, तो इसमें वर्क डन कितना होगा। तो मैंने 2-3 मेथड बताए थे, 2 मेथड तो कम से कम बताए थे। जो इसमें सिंपलेस्ट मेथड है कि इस टेबल के ऊपर पुल करना है इस हैंगिंग पार्ट को। तो सिंपल सी बात है कि ये जितना भी मास है, ये जितना मास है हैंगिंग पार्ट में, जितना मास है हैंगिंग पार्ट का, उस मास को पुल कर देने हैं। सपोज करते हुए कि ये पूरा का पूरा ये m डैश मास अगर ये m डैश मास है, तो ये m डैश मास को यहाँ पे समझ लो और उसको पुल करो अपवर्ड। कितने हाइट भाई, तो यही वाला हाइट। कितना हाइट, तो ये वाला हाइट, जो कि जितना हैंगिंग पार्ट है उसका हाफ। यहीं पे सेंटर ऑफ मास है, इसको सेंटर ऑफ मास पे समझते हुए उस दिन हमने ये पूरा डिस्कस किया था इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में। आज तो टेस्ट वाली बात है। तो ये इसमें वर्क डन हो जाएगा m डैश जी इंटू ये हाइट कितना उठाना पड़ेगा वो, ठीक है, वर्क डन पुलिंग अप द चेन, तो अपवर्ड उठाना है। m कितना है भाई, तो l/3 पार्ट इधर है, तो ऑब्वियसली m/3 पार्ट है हमारा। टोटल चेन का मास का 1/3 पार्ट लेंथ है, तो 1/3 पार्ट ही मास का भी है, इंटू जी। और h का वैल्यू क्या है, तो l/3 है, तो उसका हाफ ही उठाना है इफेक्टिव। सारे मास जो हैंगिंग है वो सब कंसनट्रेटेड है सेंटर ऑफ मास पे, उसको उठाना कितना होगा भाई, तो l/3 पार्ट है, तो उसका हाफ पार्ट ही यही डिस्टेंस है यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा भाई, तो mgl डिवाइडेड बाई ये 3 2 6 6 is 18, तो ये वर्क डन हो जाएगा mgl/18। ये क्वेश्चन पहले भी करा रखा है, इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को तो ये फॉर्मूला याद ही हो जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से इसको ट्राई कर लिया जाए। डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए मूविंग, डिस्प्लेसमेंट x, जल्दी से पॉज लगा करके ट्राई कर लो भाई। डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए मूविंग पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड। कांस्टेंट फोर्स तो भाई कांस्टेंट है कम से कम, ये तो भाई ध्यान रखना है। कांस्टेंट फोर्स इसमें हमारा t दिया हुआ है √x+3, वेयर x इज इन मीटर, t इन सेकंड। ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकंड। वर्क डन निकालना है फर्स्ट 6 सेकंड में, तो वर्क डन निकालने फर्स्ट 6 सेकंड में। लेकिन वर्क डन निकालने के लिए तो भाई फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। ना तो फोर्स दिया है ना डिस्प्लेसमेंट दिया क्या है, ये इक्वेशन सब मिला करके ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ पे t-3 इज इक्वल टू √x समझें और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो t² + 9 - 60 विल बी इक्वल टू x। तो डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट जब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तुम्हारे पास, तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, तो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। t² को डिफरेंशिएट करोगे 2t आएगा, 9 तो बेचारा बेकार हो जाएगा, और -6 आ गया। ठीक है, ये वेलोसिटी है। और इससे हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। क्यों निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें फोर्स चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू ma, मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू ma, ये ma है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली एक ही जब फोर्स है तो एक ही फोर्स है, तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए ये उसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे हम लोग समझेंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिला, तो 2 मिला ओनली, तो इसका मतलब 2 मीटर/सेकंड का एक्सेलरेशन है। तो वर्क डन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो वर्क डन का वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था, मास कितना था, मास नहीं दिया है, मास नहीं दिया है। डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, मीटर t इन सेकंड। वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकंड, तो मास तो वैल्यू नहीं दिया है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फिलहाल लेके चलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2। ठीक है भाई, इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, तो फर्स्ट 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फर्स्ट 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मुझे मिल चुका है फर्स्ट 6 सेकंड में, तो पहले तो 0 सेकंड में क्या पोजीशन है, तो 0 जब रखेंगे t का वैल्यू तो 9 आएगा, और 6 सेकंड पे जब निकालेंगे तो 6 सेकंड रखोगे तो 36 + 9, और -6 सेकंड में तो -36 यानी कि 9 मिलेगा। ठीक है भाई, तो 9 - 9 क्या, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ही 0, इसलिए तो मास नहीं दिया, तो वर्क डन विल बी 0, वर्क डन 0 जूल। क्यों भाई, देखो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है, तो एट t इज टू 0 हमने देखा, एट t इज टू 0 देखा, तो हमें पोजीशन मिला t इज टू 0 पे 9।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और जब हम लोगों ने एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, क्योंकि हमें तो 6 सेकंड तक निकालना था, तो 6 सेकंड पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 रखोगे वैल्यू, यहाँ भी 6 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 36 माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये x क्या मिलेगा भाई, तो x मिलेगा 9। तो भाई t इक्वल टू 0 पे भी 9 पे थे, t इक्वल टू 6 पे भी 9 हो, तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ही जब 0 हो गया तो फोर्स तो लगा, बट डिस्प्लेसमेंट 0 होने से वर्क डन बड़ा 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक भाई? बिल्कुल सही बात है। तो ये 0 जूल वाले पे टिक लगा करके और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए मास नहीं दिया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से ट्राई मारा जाए। चलो ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, जल्दी से देख लिया जाए, पॉज लगा कर सोच लो। ए पार्टिकल इज थ्रोन एट एक्यूट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक्यूट एंगल पे हमने थ्रो कर दिया, एक्यूट एंगल मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री पे थ्रो कर दिया भाई। यू है इनिशियल वेलोसिटी, यू नॉट हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी इज 0 एट ऑल द पॉइंट, ये इस तरह से चल रहा है भाई, पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स। तो भाई वेट फोर्स है, इसका पावर, तो पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो ये 0 तब होगा, डॉट प्रोडक्ट है, 0 तब होगा जब आपस में परपेंडिकुलर हो। P इज इक्वल टू 0 इफ mg इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो वो तो हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा भाई, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि इधर mg लगेगा, इधर वेलोसिटी होगा, ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट 0, पावर उस समय 0 होगा, उस समय 0 होगा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो वेलोसिटी ऐसे है, वेट फोर्स ऐसे है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, इस समय पावर पॉजिटिव होगा, इस समय पावर पॉजिटिव होगा। इस समय अगर देखेंगे तो वेलोसिटी ऐसे है और ये फोर्स ऐसे है, इसलिए यहाँ पे पावर क्या होगा भाई, तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहीं पे पावर हमारा क्या होगा, वो 0 होगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पावर विल बी 0, एट हाईएस्ट पॉइंट पावर विल बी 0। तो एट वन टाइम ओनली पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी इज 0 एट ऑल द पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, नहीं। द एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी इज़ 0, तो एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी इज़ 0। तो एवरेज पावर की बात करें भाई तो mg फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड लगा है, और वेलोसिटी अगर हम लोग निकालें पूरे में निकालें तो एवरेज वेलोसिटी लिखने पड़ेंगे। एवरेज पावर का मतलब क्या है भाई, तो यहाँ पे फोर्स और डॉट वेलोसिटी करोगे, वेलोसिटी एवरेज का, तो वेलोसिटी एवरेज तो ये है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ये होगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये पावर भी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। एवरेज पावर फॉर इंटायर बात के लिए बोलें तो ये 0 होगा। एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी इज 0, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी इज 0, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरे में, क्योंकि कुछ टाइम तक ये नेगेटिव रहा, कुछ टाइम तक पॉजिटिव रहा पावर, और एवरेज वैल्यू 0 हो गया। पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी इज 0 ओनली एट 1 पॉइंट, ये करेक्ट है। ओनली एट 1 पॉइंट पावर जो है वो 0 है, पावर यहाँ पे डिलीवर्ड 0 है, ओनली एट 1 पॉइंट, मतलब ये बात हो रहा है इंस्टेंटेनियस की, ये एवरेज पावर की बात हुई। चलो, ड्यूरिंग द 1 हाफ जर्नी द पावर इज नेगेटिव एंड ड्यूरिंग द अदर हाफ जर्नी द पावर इज पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है। तो हमें क्या देखना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए सेलेक्ट इसको करेंगे, क्योंकि यही इनकरेक्ट है, यही वाला हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, फटाफट इसको सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, ऑप्शन तो है, चलो देखते हैं। चलो इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए भाई। 2 blocks आर कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग एज सोन इन फिगर, द अपर ब्लॉक इज हंग बाई अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, द फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द अपर स्ट्रिंग प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरे का एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस हो रहा है भाई, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है। ठीक है, इन द अपर डायरेक्शन इन बोथ द ब्लॉक, T एंड T डैश विद द टेंशन, तो T एंड T डैश टेंशन है, यहाँ पे T है और यहाँ पे T डैश है, टेंशन इन द 2 पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। देन हमें बताना है क्या क्या बताना है भाई, तो टेंशन बताना है T1 एंड T2, T एंड T डैश, तो दोनों का टेंशन। अच्छा, एक्सेलरेशन जब मिल चुका है तुम्हें तो इजीली बता सकते हो। अगर इस 4 kg वाले को अगर हम लोग सिस्टम समझें, 4 kg वाले को सिस्टम समझें, तो इस पर जब दिखाएंगे फोर्स तो ये लगेगा 4 kg का 40 न्यूटन, बिल्कुल ठीक बात है भाई। और यहाँ से क्या लग रहा है, टेंशन T डैश, और ये एक्सेलरेट किधर कर रहा है, अपवर्ड में 2 मीटर पर स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ये T डैश माइनस 40 इज इक्वल टू मास कितना 4 और एक्सेलरेशन कितना 2, तो इसलिए T डैश का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो ये 40 + 8 दैट इज 48 न्यूटन। 48 न्यूटन हमारा T डैश का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 48 न्यूटन अगर हमारा G का वैल्यू 10 लिया जाए, अदरवाइज स्लाइट डिफरेंस आ जाएगा G का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं दूसरा।
मीन्स 9.8 लेते हैं तो। और अगर ये दोनों को मिला करके हम लोग सिस्टम लें, दोनों को मिला करके लें, तो ये टी डैश इंटरनल फोर्स बन जाएगा और ये ओवरऑल ब्लॉक का जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 kg, यानी कि 60 न्यूटन। 4 kg प्लस 2 kg 60 न्यूटन हो जाएगा। और इधर हमारा ये है वो है टेंशन फोर्स। तो इसके लिए जब लिखेंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा, ये टेंशन का वैल्यू जो हमें निकालना है वो वैल्यू हो जाएगा T माइनस 60 न्यूटन नेट फोर्स इन द अपर डायरेक्शन इज इक्वल टू मास है 6 इंटू एक्सेलरेशन था 2, इसलिए T का वैल्यू हो गया 60 प्लस 12 दैट इज 72 न्यूटन। ठीक है, 72 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली। अगर G का वैल्यू 9.8 लेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक है 70.8 और एक है 58। तो भाई T का वैल्यू 72 न्यूटन, 72 न्यूटन मतलब 70.8 ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब रखेंगे 9.8 तो ये 70 होगा। और T डैश का वैल्यू आया था 48 न्यूटन, तो एक ऑप्शन है 47.2, तो ये वाला मिल जाएगा ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, मीन्स ये 47.2 ले लेंगे एक हमारा ये T डैश का वैल्यू, और T का वैल्यू क्या ले लेंगे तो 70.8 न्यूटन। ये वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। दिखा देता हूँ अभी, देखो भाई ये जो था 70.8 एंड 47.2, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से इसको ट्राई करो भाई, रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो गए। फिर बॉडी starts moving from rest in a straight line under the constant power force, its displacement in time t is proportional to। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का प्रोपोर्शनलिटी देखना है तो पावर इज कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है पावर का मतलब हो गया m इंटू डी वी बाई डी टी फोर्स और डॉट वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी दिस इज कांस्टेंट। इसलिए यहाँ हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, मीन्स s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बोलें और ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये चाहिए। तो v डी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एम डी टी, और यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करें बोथ साइड तो मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा तो के नॉट बाई एम इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया ट्वाइस के नॉट बाई एम इंटू टी, मीन्स वी अगर पूछता तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाता, लेकिन वी नहीं, हमें तो भाई एस पूछा गया। तो ठीक है भाई, ये डी एस बाई डी टी लिखेंगे, डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, जो भी लिखो डी एक्स बाई डी टी ही लिख लो भाई। तो ये वैल्यू हो गया डी एक्स बाई डी टी। चलो भाई, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ये 2k, v का वैल्यू गया 2k बाई एम, और ये रूट भी लगेगा रूट, और ये रूट टी भी लगेगा, इट मीन्स ये रूट टी के प्रोपोर्शनल, रूट भी तो लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ से हम लोग 2k बाई एम इज कॉन्स्टेंट, 2k बाई एम अंडर रूट कॉन्स्टेंट है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t का पावर हाफ को, तो ये हाफ t का पावर हाफ इंटू t का पावर हाफ माइनस 1, t का पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। इट मीन्स dx इज इक्वल टू, ये हो गया जब कांस्टेंट वांस्टेंट को गोली मारो k डैश कर दो कांस्टेंट, और t का पावर हो गया माइनस हाफ, t का पावर क्या हो गया माइनस हाफ। ये dx बाई डी टी इज दिस, ओहो डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत क्या है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, और ये t का पावर कितना है हाफ है। ठीक है भाई, ये तो अभी हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब हमें तो चाहिए था x, हमें क्या चाहिए था भाई डिस्प्लेसमेंट, तो dx इज इक्वल टू है अंडर रूट 2k नॉट बाई एम और इंटू टी का पावर हाफ डी टी। अब दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तभी तो मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेट करो भाई, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डेल्टा एक्स मीन्स क्या डिस्प्लेसमेंट, वो मिल जाएगा। तो कितना भाई, तो अंडर रूट 2k बाई एम, 2k नॉट बाई एम इंटू टी का पावर हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 ऐसा करेंगे। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये समझो अनदर कांस्टेंट k डैश है, और ये t का पावर क्या आ गया तो हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ भी 3/2, ये भी तो कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट लड़ाई करके ये समझो कि कोई कांस्टेंट है k डबल डैश इंटू टी का पावर 3/2। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2, t का पावर 3/2। तो 3/2 वाला पावर को हम लोग ले लेंगे, t का पावर 3/2 वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? पहले हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी निकाल लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट कर निकाल लिए। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, फटाफट जल्दी से ट्राई कर लो भाई। चलो ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। यहाँ पे हैंगिंग ब्लॉक है इस तरह से, इसका डायग्राम पूरा नहीं आया है। ये हैंगिंग ब्लॉक इस तरह से है कि यहाँ पे ये हैंगिंग ब्लॉक समझो कि कैपिटल M है। The value of a capital M of the block in the figure which prevent the small block of mass 1 kg, ये वाला 1 kg है भाई, 1 kg from slipping over the triangular block. All the surfaces of the smooth and string and pulley are ideal. M dash का वैल्यू दे दिया है 4 kg, थीटा का वैल्यू दे दिया है 37 डिग्री। अच्छा, तो ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, तो ये स्लिपिंग ना हो उसके लिए, तो पता है तुम्हें कि स्लिपिंग नहीं हो उसके लिए इधर का एक्सेलरेशन होना चाहिए कितना, तो g tan थीटा, तो g tan 30 डिग्री 37 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू g tan 37 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए अब m का वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हो, तो m का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका इक्वेशन लिखें, पूरे मिलाकर के तीनों 3 ब्लॉक सिस्टम सीधा हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखें, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होना है भाई, तो g tan थीटा का एक्सेलरेशन होना है। तो ये ऐसे चल के जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा भाई। इसके लिए हमारा इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा कैपिटल mg का मास, यही लगेगा। बाकी तो ये वेट वर्टिकल है, कुछ नहीं होगा। और ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो सब क्या है, इंटरनल फोर्स है। ये जो स्ट्रिंग लगा रहा है सब क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो mg ही हमारा इफेक्टिव है एक्सेलरेट कराने के लिए, डिवाइडेड बाई टोटल मास स्मॉल m प्लस m डैश प्लस ये कैपिटल M, यही कैपिटल M का वैल्यू तो हमें चाहिए। एक्सेलरेशन का वैल्यू है g tan थीटा, तो g है g tan 37 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल mg डिवाइडेड बाई स्मॉल m कितना, तो ये है 1 kg, स्मॉल m कितना है 1 kg। चलो ये m डैश कितना था, 1 kg था, m डैश था 4 kg, ये 4 kg प्लस ये m, ये तो हम m कैलकुलेट ही करने हैं। तो चलो ये g tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 3/37 का, ये है 3/4 इज इक्वल टू mg मीन्स 10m डिवाइडेड बाई 1 + 4 यानी 5 + m, 5 + m करने पड़ेंगे। तो अब ये देखो 30 है डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये 30 × 5, 30 × 5 और प्लस 30 × m इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 40 × m मिला। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो 40m है इधर, 30m है, तो 10m बच गया इधर, 10m इज इक्वल टू 150। सो m का वैल्यू क्या मिल गया भाई, तो ये मिल गया 15 न्यूटन, 15 kg। तो 15 kg इज़ द आंसर, 15 kg का वैल्यू हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 15 kg का होगा, 15 kg विल बी द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखा जाए, ए लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। चलो लिफ्ट हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, जल्दी से ट्राई कर लिया होगा। तो लिफ्ट हमारा डाउनवर्ड में मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन है हमारा ए। ठीक है, ठीक है। A man in the lift drops the ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift. लिफ्ट में हमारा एक ऑब्जर्वर है और एक हमारा इसने बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप किया। एज ऑब्जर्व बाय मैन इन द लिफ्ट एंड द मैन स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली। जो हमारा ग्राउंड पे है वो क्या एक्सेलरेशन देखेगा, तो वो देखेगा भाई एक्सेलरेशन कितना, तो ये एक्सेलरेशन देखेगा वही जी, क्योंकि इसको तो रिलीज कर दिया तो एक ही फोर्स लग रहा है mg, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगा एक्सेलरेशन वो होगा g डाउनवर्ड में। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट होगा कितना एक्सेलरेशन, तो भाई ये तो g से जा रहा है लेकिन ये खुद जा रहा है a से, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, तो g + a का एक्सेलरेशन हो जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा, g + a हो जाएगा एक्सेलरेशन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मैन खुद ही जा रहा है और ये जा रहा है। ऐसे भी समझ सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उस पर एक और समझो सूडो फोर्स लग गया और g इफेक्टिव हमारा g + a हो गया। इसलिए किसके किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो पहले लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो भाई g + a होगा, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में g + a होगा। मैन किधर जा रहा है ये एक्सेलरेशन ए, मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। अच्छा, मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए है तो डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड नहीं जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, g - a, g - a हो जाएगा।
एक्सेलरेशन g माइनस ए। तो ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हो गया g माइनस ए और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा g माइनस ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिफ्ट अपवर्ड नहीं जा रहा है भाई, ये लिफ्ट किधर जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। तो जब डाउनवर्ड जा रहा है तो इस पर सूडो फोर्स है। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात करें तो इस पर एक mg लगेगा और एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड में जा रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में जाएगा, ये सूडो फोर्स लगेगा। इसलिए इफेक्टिव g जो हो जाएगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो mg माइनस एम ए डिवाइडेड बाई m, दैट इज g माइनस ए मिल जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो एक्सेलरेशन है इफेक्टिवली वो ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो g माइनस ए और g हो जाएगा। चाहे तो आप सूडो फोर्स लगा सकते हो लिफ्ट वाले फ्रेम के लिए, या फिर खुद ही सोच सकते हो भाई कि g से जा रहा है ये और ये खुद जा रहा है a से। ये मान लो 10 से जा रहा है, ये जा रहा है 2 से, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये 8 से ही जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखा जाए। चलो इसको भी ट्राई करो। ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स 5 न्यूटन। तो चलो भाई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ये, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स का वैल्यू है 5 न्यूटन और ये मूव कितना कर रहा है? तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर। इफ़ वर्क डन इज 25 जूल। वर्क डन कितना है भाई? तो वो दिख रहा है 25 जूल। द एंगल विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, तो इसका मतलब फोर्स कहीं इधर लग रहा है, फोर्स इसका मतलब कहीं इधर लग रहा है। फोर्स का डायरेक्शन हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट से, तो ये एंगल थीटा है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन से फोर्स का डायरेक्शन। तो वर्क डन हमें निकालने हैं। वर्क डन होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो क्वेश्चन में दे दिया है वर्क 25 न्यूटन है, फोर्स कितना है भाई? तो फोर्स का वैल्यू दिया था हमारा कितना? तो फोर्स का वैल्यू दे दिया था 5 न्यूटन। चलो भाई 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 10 और ये है कॉस थीटा। इट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया भाई? तो 25/50 दैट इज हाफ मिल गया। तो थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? थीटा का वैल्यू लिखेंगे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का ये आंसर पे टिक लगाने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात?